देहरादून में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉक्टरों को संदेश देते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टरों को भगवान माना जाता है और यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि डॉक्टरों की सेवा का विस्तार करते हुए 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। आज देखिए डॉक्टर्स डे का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और इसमें जो मेन बातें रखी गई वो ये है कि डॉक्टर्स का जो है पेशेंट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो है लगातार अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, हमेशा अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करें और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी प्रवेश कर चुका है मेडिकल साइंस में भाई बहुत बड़े तौर पे, तो मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े डॉक्टर्स, ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा अभी सरकार ने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो सेवा विस्तार है 60 से 65 साल अभी कर दिया है। मैं तो धन्यवाद करूंगा कि जो हम लोग को डॉक्टर को जब सम्मानित करते हैं तो उस डॉक्टर की छवि इतनी अच्छी हो जाती है कि जब आप सलाह देते हैं ना मरीज़ को, तो वो जल्दी से आपकी सलाह को ले लेते हैं। मैं जहाँ सेवा दे रहा हूँ वहाँ अति दुर्गम है और पैदल रास्ता है करीब 12 किलोमीटर का। वहाँ आप नदी से उतर के जाते हैं, वहाँ पर घोड़ों से हम लोग दवा पहुँचाते हैं वहाँ पर। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेराइन है जहाँ आप काम करते हैं और हम लोगों ने वहाँ इतना अच्छा काम किया कि आज वहाँ के जिला अधिकारी महोदय और जो गांव के लोग हैं वो मेरे नाम से एक सड़क बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि भाई मरने के बाद नामकरण होता है, आप जीते जी नाम दे रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवाओं को यही संदेश है कि जो आपने पढ़ाई करी है और जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करी है, सबका एम यही होता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और मरीजों की सेवा करूं। तो जो सुख आपको ठीक हुआ मरीज देगा वो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो गरीब मरीज होगा, पहाड़ का परेशान मरीज होगा, तो आपको खुद अंदर से लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और सिर्फ शहरों में रह के अपनी सुख सुविधाएं आप के चक्कर में रहेंगे, पैसों के चक्कर में रहेंगे, तो आपको वो कहीं ना कहीं खलेगा। और जो पहाड़ में सुख मिलेगा वो ऐसा आपको जो सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन, वो कहीं नहीं मिलेगा। हरिद्वार में हुए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मामले में शामिल बीजेपी नेता समेत 3 लोग अभी भी फरार हैं। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सलाखों के पीछे भेजा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी अपराधी को बख्शा ना जाए। आप 2017 से लेके अभी तक में कानून व्यवस्था की उत्तराखंड में यदि आप समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था अन्य प्रदेशों के मुकाबले इस देवभूमि में शांति व्यवस्था अथवा महिलाओं का हो या उत्तराखंड के नागरिकों का हो, उनकी सुरक्षा को लेकर चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी हों अथवा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे, सभी ने बहुत गंभीरता के साथ में जो है लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा मेंटेन रखने। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार इन दिनों जोरों शोर से चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती हैं। चक्राता विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बद्रीनाथ विधानसभा के कई गांवों का भ्रमण कर आज कर्णप्रयाग पहुंचे। कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं विगत 3 दिनों से जो बद्रीनाथ विधानसभा में गया और जहां पर भी मैं गया लोगों के मन में आक्रोश है और उन्होंने विधायक की कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। और मैं समझता हूं कि जो वातावरण मैंने देखा है उस वातावरण के आधार पर कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस
बद्रीनाथ उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चमोली में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 464 पोलिंग कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में सभी को प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 920 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां पहले दिन सोमवार को 116 पोलिंग पार्टियों के 464 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि शेष 114 पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों का प्रशिक्षण 2 जुलाई को होगा। ये बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के उपलक्ष्य में आज जो हमारी पोलिंग टीम्स हैं उसमें पीठासीन अधिकारी और जो पोलिंग अधिकारी होते हैं तो उनका द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें जो पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक में जो डिटेल्स हैं उसके संदर्भ में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ ईवीएम वीवीपैट का जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है उसको भी। हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर रानीपुर कोतवाली में आज नए कानूनों की जानकारी देने के लिए गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, स्कूली बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एएसपी सीओ जितेंद्र महारा ने सभी को नए कानून की जानकारी देते हुए जागरूक किया। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। भारतीय न्याय संहिता जो एक्ट 45 ऑफ 2023 भी है, उसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है। हमने आज कोतवाली थाने में शिविर लगा के लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने की कोशिश की है। नए कानून में क्या क्या नए प्रावधान है, हमने ये भी बताया है कि ये न्याय ओरिएंटेड है, जस्टिस ओरिएंटेड है, न्याय पे ज़्यादा फोकस है, इसीलिए नाम भी न्याय संहिता है। पूरे देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसको लेकर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सभी को 3 नए कानूनों के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। आम दिनचर्या में जिसका कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ा होगा तो उन्होंने देखा जनप्रतिनिधियों जिसको हमने यहाँ बुलाया था सभी लोग यहाँ। देखिए 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए जो नए हमारे कानून जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है वो आज से लागू हो गए हैं। तो जो भी नए कानूनों के प्रावधान जो नए हैं, जो सिटीजन सेंट्रिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा, उसके बारे में लोगों को आज जागरूक किया गया जसपुर पार्क प्रांगण में। और इसके अलावा जैसे काफ़ी लोगों की समस्याएं थी जो नशे या दारू से रिलेटेड थी, उसके बारे में भी सुना गया, उनको जागरूक किया गया, उन्हें बताया गया कि कैसे वो कंप्लेंट कराएं और कैसे उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो गोपनीय रखी। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं ठीक करने के लिए विश्वविद्यालय ने कवायद तेज कर दी है। विश्वविद्यालय चालक के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक गतिविधियों और शिक्षकों की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल एक्रीडेटेशन एंड असेसमेंट काउंसिलिंग की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेंटर खोलने को लेकर उच्च शिक्षा को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है। पहले सबसे बड़ा काम है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं हों। तो अभी कुछ दिनों पहले जो है कंप्यूटर लैब्स का अपग्रेडेशन हुआ है और सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जितने हैं उन सब में इंटरेक्टिव बोर्ड लगा दिए गए हैं। और बहुत जल्दी आपने होस्टा कैंपस देखा भी, वो कैंपस में लेवलिंग कर दी गई, कौन डिपार्टमेंट किधर है, किस तरह से नेम प्लेट सब जगह लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा जो यूजी क्लासेज में प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगा दिए हैं। इसके अलावा रिसर्च की फैसिलिटीज को भी थोड़ा सा और अपग्रेड करने के लिए एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट की हो उसकी तरफ हम थोड़ा काम कर रहे हैं। लेबोरेटरीज में कंपटीशन की किताबों का अपग्रेडेशन हुआ है और नंबर ऑफ बुक्स का भी अपग्रेडेशन हुआ है।
और दूसरा जो बड़ा काम हो वो हमारी, अब जब हमें क्योंकि 2 साल बाद नैक कराना पड़ेगा, नैक की तैयारियां हमारी शुरू हो गई। राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में लंबे समय से ब्लड बैंक बनाने की कवायद चल रही थी, लेकिन अब ये ब्लड बैंक गांधी शताब्दी से हटकर जिला अस्पताल यानी कॉर्पोरेशन अस्पताल में बनने के लिए प्रस्तावित किया गया है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ब्लड बैंक का प्रस्ताव गांधी शताब्दी अस्पताल को ही भेजा गया था, मगर वो अस्पताल एक ट्रस्ट की ओर से संचालित होता है तो उसकी ज़मीन स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस पर आपत्ति लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कॉर्पोरेशन अस्पताल में ब्लड बैंक बनाने पर चर्चा की जा रही है। जैसे ही जगह के आवंटन पर शासन स्तर से कार्यदायी संस्था नामित होती है, इसका विस्तृत आकलन तैयार कर महानिदेशालय की ओर से शासन से बजट की मांग की जाएगी। मेरे द्वारा वहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से इस संबंध में वार्तालाप किया गया था और वहाँ पे जगह की उपलब्धता उनके द्वारा बताई गई है। तो कार्यदायी संस्था नामित करने के लिए उनके द्वारा आज ही महानिदेशालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया। तो जैसे ही शासन स्तर से इसमें कार्यदायी संस्था नामित होती है, इसका विस्तृत आकलन तैयार करके बजट की डिमांड पे महानिदेशालय स्तर से की जाएगी। ग्राम विकास विभाग लोहाघाट के सहयोग से महिला समूह की लौह शिल्पियों को रोजगार से जोड़ने के लिए लोहाघाट में 5 साल पहले ग्रोथ सेंटर खोला गया था, जिसे लौह शिल्पियों ने अपनी मेहनत से ऊंचाई की बुलंदी पर पहुंचाया। लोहाघाट ग्रोथ सेंटर में बने लोहे के बर्तन और कृषि उपकरण प्रदेश के साथ साथ देश में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्रियों, राज्यपाल और सचिव स्तर के अधिकारियों ने ग्रोथ सेंटर की सराहना की है और उसे आगे बढ़ाने की सहयोग देने की आश्वासन भी दिया है। लेकिन अचानक खंड विकास अधिकारी के द्वारा ग्रोथ सेंटर प्रगति महिला ग्राम समूह की महिलाओं को 3 जुलाई तक ग्रोथ सेंटर खाली करने के आदेश दिए हैं। वीडियो के आदेश से भड़के लोह शिल्पियों ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में जोरदार नारेबाजी करते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इतने सारे लोग काम करते हैं, हम गरीबों के पेट में लात मार दी गई है। अब ग्रोथ सेंटर ऐसे ही खाली करने को बोल दिया है। उस पर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद? ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा सब कुछ। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करा। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी कोई बात सुनते ही नहीं। हम कहाँ कहाँ नहीं चले गए हैं। वीडियो साहब के सामने जाते हैं, वो तो हमारी एक भी बात बिल्कुल भी सुनने को तैयार ही नहीं है, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। आज 3 दिन की तारीख डाल दी है इनने कि ग्रोथ सेंटर ऐसे ही खाली करो। पूछ ना ताश ना कोई जाँच होती है ना कुछ होता है, तो ऐसे ही खाली कर देने को बोलते हैं। जो काम करता है उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है और ना कोई बोलता है तो उसे बोलने दिया जाता है। हर चीज़ के लिए उनको आगे करते हैं तो बोलते टाइम उन्हें शिकायत भी कर देते हैं, तो वो उनकी सफाई नहीं मांगते हैं उनसे, कि कहते हैं आप चुप ही रहिए। हम लोग यहाँ पर जो है एसडीएम साहब को हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो कितने पत्र हम लोग जो है शासन प्रशासन सब जगह हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर दे चुके हैं, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी, अपनी मनमानी की जा रही है। इतना कुछ होने के बाद भी न तो हमारे कहीं पत्रों की जाँच हो रही है। हम लोग अनुसूचित जाति आयोग से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग देहरादून तक पहुँच गए, लेकिन फिर भी हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही। और वीडियो साहब पत्र में पत्र जारी किए जा रहे हैं। वीडियो साहब कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आप ग्रोथ सेंटर खाली करो। 5 साल तक हमने इस ग्रोथ सेंटर को चला के इतने आगे पहुंचाया है एक समूह ने, और उस समूह की ये लोग शिकायतकर्ता बना रहे हैं, जिसका लौह शिल्प के साथ कोई संबंध नहीं है। न तो उसका भौतिक सत्यापन हो रहा है जिसको ये लोग शिकायतकर्ता बना रहे हैं, न हमारे गाँव में आके ये लोग जाँच कर रहे हैं। कितना अंधा प्रशासन है जो बिना एक आँख बंद करके जो है सिर्फ बिना किसी जाँच के एक तरफा फैसला कर रहा है। और हम लोग ऐसा अन्याय कर रहा है। एक व्यक्ति के लिए जो है आज इतने घरों में जो है ये लोग चूल्हा बुझाने का काम करें। शनिवार को हरिद्वार में सूखी नदी से गंगा में बहकर डूबी हुई गाड़ियों को आज गंग नहर से बाहर निकाला गया। पुलिस, जल पुलिस और NHAI की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गंग नहर में डूबी देहरादून नंबर की 2 गाड़ियों को क्रेन्स के जरिए बाहर निकाला, जबकि गंगा में वहीं बही 5 गाड़ियों को शनिवार शाम ही निकाल लिया गया था। SDM अजय वीर सिंह ने बताया कि कुल 8 गाड़ियों के बहने की जानकारी थी, जिनमें से 7 गाड़ियों को निकाल लिया गया है और 1 गाड़ी की तलाश अभी भी जारी है।
तो जो सुखी नदी में लगातार कुछ देर मतलब एकदम तेज़ बारिश होने की वजह से जो गाड़ियाँ बही थी उसमें 8 गाड़ियों में से 7 गाड़ियाँ निकाली जा चुकी हैं। इसमें कई विभागों ने बहुत अच्छे से काम करा। NH की टीम से मशीनरी का वो रहा, SDRF ने फ्रंट में आके काम करा, जल पुलिस और फायर की टीम ने सहयोग करा, PWD और हमारी आपदा और रेवेन्यू की टीम भी लगातार थी। देखिए पानी का स्तर हम लोगों ने 9 से 10 फीट कम करा यूपी इरीगेशन के सहयोग से। इसके बाद यहाँ से लेके पथरी हाउस तक हमारी टीम्स ने ढूंढ वगैरह करी है, खोज करी, जिसमेने से 2 गाड़ियाँ दिखाई दी, इनको ढूंढने को निकाल लिया गया है। 8वीं के बारे में अभी तक कहीं पे दिखाई नहीं दिया कुछ भी। अगर कहीं पे भी ऐसी कोई सूचना मिलती